ऊर्जा संरक्षण के नियम समझा रहा था मैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी जमा पोटेंशियल एनर्जी का योग बराबर होता है टोटल एनर्जी के। टोटल एनर्जी या इसे कह सकते हैं कांस्टेंट, ये होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या सिद्धांत क्या होता है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जैसे ये सरफेस है, अब सरफेस से ऊपर कोई पिंड फेंका गया या गेंद फेंकी गई, इसका इधर वेग जीरो होगा, वेग जीरो हुआ तो गतिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि v बराबर जीरो है तो फार्मूले में रखेंगे तो v बराबर जीरो हो जाएगा। इधर लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। इस फार्मूले में v का मान जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा हाइट h है तो mgh हो जाएगा। और इस पॉइंट पे बात करें, इस वाले नीचे वाले पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² हो जाएगा क्योंकि यहाँ वेग है लेकिन हाइट नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, स्थितिज ऊर्जा जीरो, h बराबर जीरो है। तो इसे अब इसे क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv² प्लस इसका होता है mgh। लेकिन हमें किस पॉइंट पे वेग ज्ञात करना है, ये बी पॉइंट जो है, इस पे बी पॉइंट पे करना है। तो बी पॉइंट पे h बराबर क्या है, h/3 हाइट है, h/3 बी पॉइंट पे। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/2 mv² प्लस mgh/3 टोटल एनर्जी हो गई है। टोटल, इसे TE लिख देता हूँ, TE बी पॉइंट पे। उसके बाद ये पोटेंशियल एनर्जी, इधर पोटेंशियल एनर्जी निकाल के इस पॉइंट पे उसका मान इधर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh बराबर 1/2 mv² माइनस mgh/3। यहाँ से टोटल एनर्जी निकालेंगे इस पॉइंट पे तो ये तो जीरो है, टोटल एनर्जी यही आएगी mgh, उसका मान इधर रख दिया। तो इधर से इसे हल करते हैं, mgh माइनस इसे इधर ले आओ, mgh/3 बराबर क्या आ जाएगा, ये इसे इधर ले आए, इधर ले आओ, उधर ले गए नहीं, हाँ इधर 1/2 mv²। तो ये हो जाएगा 1/2 mv² बराबर 2 mgh/3। इसे हल करेंगे ना ऐसे, तो 3 mgh में से 1 mgh गया तो 2 mgh/3 आ गया। उसके बाद इस दो की उधर गुणा हो जाएगी, तो इसे क्या लिखेंगे, इस m से ये m काट दो तो ये बचेगा v² बराबर दो उधर गुणा कर लेगा, 2 दूनी 4 gh/3। तो v बराबर इसे लिख सकते हैं √4 gh/3, और लिखा जा सकता है, ये 2 बाहर आ जाएगा gh√3। तो इससे वेग निकला है इसका, इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे वेग कितना होगा इसका, ये ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस पिंड का वेग ज्ञात कीजिए, तो ये फार्मूला उधर काम आएगा। दिख रहा है नीचे से, √, नहीं दिखा, ऊपर लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखता हूँ। तो इसे लिख सकते हैं v बराबर √4 gh/3, v बराबर, और लिख सकते हैं, और 2 बाहर आ जाएगा gh/3। ये तो इसे, ये जो फार्मूला आया है इस पे न्यूमेरिकल होगा वेग ज्ञात करने के लिए, इस बी पॉइंट पे वेग ज्ञात करने के लिए। हाइट दे रखी होगी, इधर कुछ भी हाइट दी होगी और उसका वेग ज्ञात करना है, ऐसे पूछ लेगा तो उसमें ये फार्मूला काम आएगा।
तो इस फॉर्मूले से क्या कह सकते हैं, ये लिख लेना। इससे हम बोल सकते हैं कि इसमें वेग के फार्मूले में ये है, जी है, एच है, हाइट है, मतलब क्या नहीं है इसमें, द्रव्यमान। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, नोट करके कि नोट, जब भी कोई वस्तु ऊपर से छोड़ी जाती है या गिराई जाती है तब उसका वेग ऊंचाई h पर निर्भर करेगा, ना कि द्रव्यमान पर। क्या है ये फार्मूला आया है v पॉइंट पे वेग ज्ञात करने के लिए, v बराबर 2gh√3। इसमें m नहीं है, तो m का मतलब अगर कोई m द्रव्यमान का पिंड गिरा तो वो द्रव्यमान पर कोई निर्भर नहीं है, इधर वेग निकालने के लिए द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, बस क्या होना चाहिए उसकी हाइट पर निर्भर करेगा। जितनी अधिक हाइट उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम, जितनी कम हाइट उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। वैसे ही उल्टा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। तो ये फार्मूला बहुत न्यूमेरिकल आएंगे इस पर, इसे याद रखना। उसके बाद एक पॉइंट और आता है, अगर h बराबर 2h/3 हो। पहले क्या था, h/3, इससे पहले जो निकाला था h/3। अब है ये जो है h बराबर क्या हो जाए, 2h/3 हो, तब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात, अगर ये हाइट 2h/3 हो जाए तो इन दोनों की जो एनर्जी है उनका अनुपात क्या होगा। अनुपात निकालते हैं। तो उधर मैंने बताया था, इधर क्या जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी हाइट है तो mgh होगी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर 0 होगी। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होगी, और इधर h बराबर 2h/3 है। तो टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे, इस अभी भी बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे। तो क्या होगा, ये टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे बराबर काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे। काइनेटिक एनर्जी और ये क्या होगी, ये होगी h बराबर 2h/3 रखना है, mgh बराबर रखना है 2h/3, ये हो गई। उसके बाद इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये mgh, टोटल एनर्जी की जगह जैसे पहले किया था mgh रख लो, बराबर काइनेटिक एनर्जी v प्लस 2mgh/3। उसके बाद ये इधर ले आओ, काइनेटिक एनर्जी बराबर mgh माइनस 2mgh/3। तो ये क्या हो जाएगा, mgh/3 काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे कितनी होगी, ये बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो mgh, h क्या है 2h/3, तो 2mgh/3 ये हो जाएगी। अब क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी का मान ये आया है, पोटेंशियल का ये आया है इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे। तो पूछा है कि इन दोनों का अनुपात काइनेटिक एनर्जी बटे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh/3 बटे 2mgh/3, 3 से 3 घट गया, और ये इससे कट जाएगा तो 1/2 बराबर 1:2, ये आया दोनों का अनुपात।
दिख रहा था। 1:2 आया है दोनों का। अगर हाइट 2h/3 रखी जाए तो दोनों की एनर्जी का अनुपात 1:2 होगा। इसमें न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाएंगे। वेग h ऊंचाई पे, h/2 ऊंचाई पे, 2h/3 ऊंचाई पे हो गया ये अनुपात, याद रखना है। डायरेक्ट बहुविकल्प प्रश्न में पूछ सकता है कि ऊपर से गेंद h ऊंचाई से घेरी जाती है, यदि ऊंचाई 2h/3 की जाए तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या अनुपात आएगा, तो 1:2 निकाला है अभी। अब अगला है कार्य ऊर्जा सिद्धांत। कार्य ऊर्जा सिद्धांत, कार्य ऊर्जा सिद्धांत क्या होते हैं? पहले तो कार्य क्या होता है, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही कार्य कहलाता है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 फार्मूला नहीं, क्या कहते हैं इसको, वर्क कहते हैं ना। का गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही कार्य कहलाता है। गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसी कार्य कहते हैं। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क। उसके बाद यदि प्रारंभिक नहीं, यदि अंतिम वेग v2 तथा प्रारंभिक वेग v1 हो तो वर्क बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं डेल्टा काइनेटिक एनर्जी को, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब अंतिम माइनस काइनेटिक एनर्जी इनर्शियल का मतलब प्रारंभिक। फार्मूला लगाओ इस पर, 1/2 mv का स्क्वायर, इसकी वेग था 2 माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। फिर इसे करेंगे 1/2 m कॉमन ले लो, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे और क्या लिख सकते हैं, 1/2 m, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, v2 प्लस v1 और v2 माइनस v1, एक बार जोड़ा है एक बार घटाया। या और इसे क्या लिख सकते हैं, वर्क बराबर प्लस प्लस वाले एक साथ लिख दो, m v2 प्लस v1, हाँ सही है, ये लिख दिया। ये फार्मूला होता है वर्क, इसे याद रखना है। यही होता है कार्य ऊर्जा का सिद्धांत। इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। हो गया। अगली वीडियो में तीनों टॉपिक पर न्यूमेरिकल करेंगे एक साथ। वर्क पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ लिया, अब रहा है पावर, इसे कहते हैं शक्ति। जैसे मैंने बताया था, कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा कहलाती है, लेकिन कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। इसका फार्मूला देखेंगे तो P बराबर शक्ति बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम।
वर्क अपॉन टाइम। और इसके मीटर की बात करें तो मीटर मात्रक क्या होगा, जूल, ये वर्क का होता है जूल और टाइम का प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है, जूल प्रति सेकेंड। और क्या, और इसका मात्रक क्या हो सकता है, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड का, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। वर्क इसे स्क्वायर करेंगे, इसे भी, ये इसका मात्रक हो गया। उसके बाद मात्रक हुआ, और क्या करना है, और इसका, इसी को क्या बोलते हैं, वाट। वाट इसका शक्ति का मात्रक है। इसकी बीमा की बात करें तो बीमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी का माइनस 3, एम एल स्क्वायर टी का माइनस 3, ये इसकी बीमा होती है। और उसकी एनर्जी की और उससे पहले क्या पढ़ा था, वर्क, एनर्जी और वर्क की होती है एम एल स्क्वायर टी का माइनस 2, लेकिन शक्ति की एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 होती है। तो और लिखो, ये अदिश राशि होती है, अदिश राशि है। और क्या है इसमें, इसका व्यवहारिक मात्रक, इसका व्यावहारिक मात्रक होता है हॉर्स पावर, HP, हॉर्स पावर होता है। 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट। ये याद रखना है, ठीक। उसके बाद आते हैं इस फार्मूले पर, ये इसके बारे में थोड़ी डिटेल की याद रखनी है। व्यवहारिक मात्रक हॉर्स पावर और 1 HP का मान होता है 746 वाट, अदिश राशि है। और एम एल टी स्क्वायर टी माइनस 3 इसकी बीमा है, वाट या जूल प्रति सेकेंड इसका मात्रक है। तो इस फार्मूले पर से इसे क्या कर सकते हैं, वर्क क्या होता है, F इंटू डी, दो आदिशों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है, ऑन टी। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, F अलग लिख के इंटू डी अपॉन टी। ये क्या है, विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग अपॉन टी। ये वेग होता है तो क्या हो जाएगा, P बराबर F इंटू पी वी, F इंटू वी हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं इसे, P बराबर एफ वी कोस थीटा, ये इसका फार्मूला है, ये याद रखना है। F फोर्स है, वी वेग है, और कोस थीटा, थीटा तो एंगल है। उसके बाद थोड़ा इसका 1 यूनिट, इसका मान पूछ लेता है कभी कभी, क्या होता है 1 यूनिट में होता है 1 किलो वाट आवर, ये होता है। इसे क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट आवर। एक यूनिट का मान निकाल रहा हूँ मैं। फिर और क्या लिख सकते हैं इसको, 1000 जूल प्रति सेकेंड, ये किसका मात्रक लिखा मैंने, वर्क का, गुणा आवर, एक घंटे में कितने सेकंड होंगे, 3600 सेकंड। क्योंकि ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में बनाना है इसको, HR को, आवर तो इसका क्या, सेकंड से सेकंड ख़त्म हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1 2 3 और 1 2 3 जूल हो गया ना, 3600, 3636। तो इसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ, जूल। इसकी गुणा करके देखेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसे क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। तो 3.6 गुणा 10 की घात क्या आएगा, 6 जूल, 10 की घात 6 जूल। और क्या लिख सकते हैं इसे, अगर इसे अर्ग में
3.6 मेगा जूल, ये भी लिखा जा सकता है। एक यूनिट का मान ये याद रखना है, यही वाला होता पूछा जाता है, लेकिन इसे भी याद रखना। थ्योरी इस चैप्टर की ख़त्म हो गई है। न्यूमेरिकल कराऊंगा कल इसके तीनों टॉपिक के न्यूमेरिकल।